सुप्रभातम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड गुरुजी स्टेनो क्लासेज में। हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कॉन्सोनेंट व्यंजन रेखाएं। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्वर अर्थात वोवल्स हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर होते क्या हैं। ऐसे वर्ण या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के आधार पर या किसी बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उनको हम स्वर कहते हैं। मतलब स्वर क्या है? फ्रीडम है। किसी दूसरे कॉन्सोनेंट्स या किसी दूसरे स्वर से उसका कोई माध्यम नहीं है। जैसे हमने व्यंजन देखे अभी तक, अब यहाँ पर बात आ गई कि जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे, हम बात करते हैं अभी तक हम क देख रहे थे, क। तो क में किसकी आवाज आती है? किसी भी कॉन्सोनेंट्स के साथ कौन जुड़ा है? मोस्टली अ की आवाज आती है। क प्लस अ, क प्लस अ इक्वल टू क्या हो गया? क। ऐसे ही सारे जो व्यंजन रेखाएं हैं उनमें सभी में क्या होता है? स्वरों के माध्यम से ही उनको उनकी आवाज भी सुनाई देती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। काफ़ी आज तक हम व्यंजन रेखाएं पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज हम अब स्वर जो है, वोवल्स जिन्हें कहते हैं, उनको देख रहे हैं। तो स्वर का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि ऐसे वर्ण या अक्षरों को जिनको बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से पढ़ा जाता है। ठीक है? उनका जो उच्चारण है, कोई दूसरा वर्ण उन पर डिपेंड नहीं होता है। केवल ऐसे वर्ण या अक्षरों को जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वोवल्स, जिनको हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारे शॉर्ट हैंड में जो है दो प्रकार के स्वर होते हैं। कॉमनली हम जब हिंदी सामान्य में भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर दो प्रकार के स्वर देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से शॉर्ट हैंड में भी दो प्रकार के स्वरों को अपनाया गया है। नंबर एक क्या होते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर दो क्या होते हैं? लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक है? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनकी आवाज जो है, कहना चाहिए कि लॉन्ग टाइम तक, यानी कि जैसे हम दीर्घ की बात करें तो आ, लंबा टाइम लग रहा है हमें। जैसे हम कहें बड़ी, जैसे ही बड़ाऊ, ए, औ, ओ, लॉन्ग टाइम तक जिनको बोलने में हमारी ध्वनि थोड़ा गूंज रही है, उनको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। और लघु स्वर क्या होते हैं? जो शॉर्ट फॉर्म में, जिनको हम जब बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो दूर, मतलब खिंचती नहीं है, लेंदी नहीं होती है। जैसे ए, आई, ऊ, ई, ओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा? लघु और दीर्घ स्वर को हमने यहाँ पर देखा। हमने बोला दीर्घ स्वर क्या है? आ है, क्या है? ए है, क्या है? ई है, ओ, औ और ऊ। ये क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर। अब लघु स्वर क्या है हमारे? अ, ई, ऐ, आ और आपका ऊ, और एक अ हो, अ आ गया। तो इतने क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है? ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए।
आई। ये कभी कहीं कहीं पर ए भी आता है, ऐसे उसकी आवाज़ ए की आती है, तो वो क्या हो गया, हमारा लघु स्वर हो गया। तो हम जान रहे हैं कि दीर्घ और लघु स्वर क्या होते हैं। अब दीर्घ जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उनको क्या कहते हैं, जिनका उच्चारण करने में ध्वनि जो है लंबे समय तक सुनाई देती है उनको दीर्घ स्वर। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, जो है शॉर्ट ध्वनि हमारी सुनाई पड़ती है, उनको कहते हैं लघु स्वर। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। आशुलिपि में जो है हमारे स्वरों को देखा जाए तो दो यानी कि 4 प्रकार से इनको डिवाइडेड किया है हमने। हम देखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बात करते हैं इनकी दीर्घ स्वर। अब पहले 6 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा गया है। इनको एक गहरे बिंदु और गहरे डैश से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 6 जो हैं आपके, ये 6 क्या हैं आपके, दीर्घ स्वर हैं। क्या हैं, दीर्घ स्वर। और इन 6 स्वरों को, ये आ, ये ई, ठीक है, एक तो इनको इस वर्ग में विभाजित कर दिया। दूसरा क्या किया, दूसरा वो एक तो कह रहा है गहरे डॉट, गहरे डॉट अर्थात गहरे बिंदु से इन दीर्घ स्वरों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, गहरे बिंदु से। गहरे बिंदु, एक छोटा सा बिंदु आगे भी हम देखेंगे, एक गहरे बिंदु से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्वर वाला चैप्टर है हमारा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरे वर्ग में हमने क्या क्या देखे, यहाँ पर हम देखे कि एक तो हमारे पास क्या है, औ है, औ। दूसरा क्या है, ओ है। और तीसरा क्या है, ऊ है। तो हमने इनको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अब इनको हमने बोला गहरे बिंदु, तो इनको हम बोलेंगे गहरे डैश, गहरे डैश। तो 2 तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक गहरे बिंदु और एक गहरे डैश। ऐसे ही लघु स्वरों को भी उसने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। सेम इसी तरह गहरे हल्के बिंदु और हल्के डैश। हमारी शॉर्ट हैंड में मेन क्या है हमारा, हमने देखा कि किसी भी व्यंजन रेखा को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, हल्का गहरा, लाइट एंड डार्क। तो वही सेम केस यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। अब हमने जो स्वर, जो हमारे गहरे स्वर थे, उनको कितने रेखाओं में, कितनी 2 भागों में इनको डिवाइड कर दिया, एक तो गहरे बिंदु और दूसरे गहरे डैश। अब हम आ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आ, हम आ लिखेंगे तो आ एक डार्क बिंदु से, डार्क बिंदु। हम ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डार्क बिंदु से। हम ई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डार्क बिंदु से। हम औ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक गहरे डैश से। हम ओ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक गहरे डैश से। हम ऊ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक गहरे डैश से। ये हो गए हमारे कौन से स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब क्या होता है, स्वर जब हम लिखते हैं, अब अभी देखो हमारे पास क्या, हमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि हम इनको सबसे डैश से ही रिप्रेजेंट करेंगे या डैश और डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई इनको हम पहचान कैसे पाएंगे कि ये आ है, ये है, ये ई है, ये ओ है, ये औ है, ये ऊ है। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे अब कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब मैं पहले आपको इसी तरीके से बताना चाहूँगा कि वो 3 लघु स्वर कौन से हैं। जब बात चल ही रही है
तो हम लघु स्वर भी पहले देख लेते हैं। वो 6 लघु स्वर कौन कौन से हैं? तो लघु स्वर मैंने यहाँ दिखाया था जैसे आपको, ये सबसे पहले हम आई ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम ले लेते हैं ए, फिर ले लेते हैं ई, ऐसे ही इधर ले लेते हैं हम आ ओ और ऊ, ठीक है। अब हम इनको भी क्या करते हैं, जो ये पहले वाला है इसको करते हैं हल्के बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, हल्के डैश, हल्के बिंदु मीन्स ये बिंदु, ये आई के लिए एक बिंदु, ए के लिए एक बिंदु, ई के लिए एक बिंदु, ऐसे ही आ के लिए एक हल्का डैश, ओ के लिए एक हल्का डैश और ऊ के लिए एक हल्का डैश। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे जो दीर्घ स्वर थे आ ए ई औ ओ ऊ, ये तो गहरे ये 3 स्वर क्या थे दीर्घ में, 3 स्वर आ ए ई गहरे बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। ऐसे ही गहरे डैश स्वर औ ओ ऊ, इनको हमने गहरे डैश से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही हम लघु स्वर में आए हल्के बिंदु, आई ए ई एक हल्के बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हल्के डैश में आ ओ ऊ को एक हल्के डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें क्या इनका आगे इनको हम कैसे व्यंजन रेखाओं में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखो अभी मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, हमने क्या बोला था, स्वर क्या है, ऐसे वर्णों या अक्षरों का जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब हमने देखा कि शॉर्ट हैंड में स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर और लघु स्वर। दीर्घ स्वर में 6 स्वर यहाँ आ जाते हैं, 6 यहाँ, यानी कि 12 हमारे पास स्वर होते हैं। और दूसरा चीज, जिनका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। फिर हमने देखा कि दीर्घ स्वरों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है। नंबर 1 आपका दीर्घ गहरे बिंदु वाले स्वर, दूसरे दीर्घ गहरे डैश वाले स्वर। तो हमने देखा इनमें अंतर देखा, जो गहरे दीर्घ बिंदु वाले स्वर हैं, दीर्घ गहरे बिंदु वाले स्वर वो है आ ए बड़ी, आ ए ई। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक गहरे बिंदु से। सभी को कैसे करते हैं, एक गहरे बिंदु से। उसके बाद हम दूसरे ग्रुप में आए, दूसरा हमारा क्या, दीर्घ गहरे डैश स्वर। अब डैश से ही क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ऐसे स्वर जिनको हम एक गहरे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे औ ओ ऊ, औ को एक गहरे डैश से, ओ को एक गहरे डैश से, ऊ को भी एक गहरे डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ही हमने देखा लघु स्वर में हल्के बिंदु में कितने स्वर हैं, 3 स्वर हैं, आई ए ई। ये भी सेम क्या था, उसका उल्टा था। किसका, जो वहां पर हम गहरे डैश बिंदु वाले स्वर देख रहे थे, ठीक उसका उल्टा क्या है, हल्के बिंदु वाले स्वर हैं, आई ए ई। इनको एक हल्के बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही क्या है, गहरे डैश वाले को क्या करते हैं, सॉरी गहरे डैश नहीं, हल्के डैश वाले, गलत निकल गया मुंह से। हल्के डैश वाले स्वर आ ओ ऊ, इनको क्या करते हैं, हम एक हल्के डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे हो गए 6 दूनी 12 स्वर।
अब ये भी कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण को जीभ या मुंह के अगले भाग से आती है इन्हें भाषा ज्ञान में क्या बोलते हैं, वहाँ हिंदी में इनको अग्र स्वर, और जिनकी पीठ ये जीभ के पीछे से आवाज आती है उनको क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे गहरे और हल्के स्वर कितने हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि इन स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्वरों को व्यंजन रेखाओं पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखते हैं हम अब कि व्यंजन रेखाओं पर हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब देख लिया हमने, दीर्घ स्वर क्या है, लघु स्वर क्या है, और अब हम जानेंगे कि व्यंजन रेखाओं में हम क्या करते हैं, स्वरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं व्यंजन रेखाओं में। मैं फिर आपको बताऊंगा कि दीर्घ स्वरों को दो भागों में विभाजित किया है। दीर्घ स्वर कौन कौन से थे, दो तरीके से लिखे जा रहे थे, बिंदु और डैश। अब बिंदु वाले कौन से थे, ये हमें याद हो जाना चाहिए, आ और उसके बाद ए और उसके बाद ई। ऐसे ही डैश में क्या था, आउ, ओ और उ। ठीक है, ऐसे ही हम आते हैं किसमें, लघु स्वर में। लघु स्वर यह क्या था, आ, ए, नहीं इसमें आ नहीं, उसमें तो है वो आई है, आई है, आई, आई, ए, ई। ऐसे ही ये आ, ओ और उ, छोटा उ। कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, एक गहरे बिंदु द्वारा करना है इनको। आ को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक गहरे बिंदु, एक गहरा बिंदु, एक गहरा बिंदु। औ को एक गहरा डैश, एक गहरा डैश, एक गहरा डैश। ये यहाँ पर फिर एक गहरा हल्का बिंदु, हल्का बिंदु, हल्का बिंदु। उसके बाद क्या है, हल्का डैश, हल्का डैश, हल्का डैश। इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्ट हैंड को पेंसिल से लिखा जाता है। अब यहाँ मैं स्केच से लिख रहा हूँ तो इसमें रिप्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत आ रही मुझे, उसको फिर दोबारा उस बिंदु को घुमाना पड़ रहा है। लेकिन पेंसिल में क्या होता है, हम गहरे को गहरा और हल्के को हल्का लिख सकते हैं, जो शॉर्ट हैंड की पेंसिल है। अब हमने बात की थी कि व्यंजन रेखाओं पर स्वर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान या स्वरों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है, अब आज बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। हमने अभी तक क्या देखे, व्यंजन रेखाएं देखी, कई प्रकार की मीन्स 3 तरह की, हॉरिजेंटल, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, समतल, अधोमुखी एंड ऊर्ध्वमुखी। ऐसी व्यंजन रेखाएं जो लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती हैं, समतल व्यंजन रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी व्यंजन रेखाएं जो ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं, वो अधोमुखी कहलाती हैं। ऐसी व्यंजन रेखाएं जो नीचे से ऊपर की ओर खींची जाती हैं, उन्हें ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाएं कहते हैं। और कुछ व्यंजन रेखाएं सरल थी, कुछ उसमें वक्राकार थी। तो हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कि उन व्यंजन रेखाओं को, ये हमने क्या लिखा, ये हमने समतल क व्यंजन लिखा, ये हमने लिखा चौ व्यंजन, ये हमने लिखा ट व्यंजन, ये हमने लिखा त व्यंजन, ये हमने लिखा सपोज दैट नो व्यंजन। ठीक है, अब जो है, अब इन व्यंजन रेखाओं पर हमें इन स्वरों को
प्रदर्शित करना है, इन स्वरों के स्थान को निर्धारित करना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी व्यंजन रेखा के, ये व्यंजन रेखा के तीन स्थान हो जाते हैं। तीन, किसी भी व्यंजन रेखा के क्या हो जाते हैं? तीन स्थान होते हैं। यह व्यंजन रेखा जहां से स्टार्ट होती है इसको प्रथम स्थान बोलते हैं, प्रथम स्थान, ठीक है। बीच में ऑटोमेटिक दूसरा स्थान, और लास्ट में इसका तीसरा स्थान। यानी कि किसी भी व्यंजन रेखा से जब कोई व्यंजन रेखा जिस दिशा में निर्धारित लिखी जाती है, उस व्यंजन रेखा के जहां से उसको खींचा जा रहा है वहां से पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, 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 ठीक है। क्या व्यंजन रेखा? क। क्या है आपका? चौ। क्या है आपका? टौ। क्या है? तौ। क्या है? नौ। कितनी व्यंजन रेखा है हमारे पास? 5। यानी कि प्रत्येक व्यंजन रेखा के 3 स्थान हो जाते हैं, जहां से उसे बिगनिंग पॉइंट इज फर्स्ट प्लेस, मिडिल पॉइंट इज सेकंड प्लेस एंड एंड पॉइंट इज थर्ड प्लेस। किसी भी कॉन्सोनेंट्स के 3 स्थान निर्धारित कर दिए जाते हैं। जहां से व्यंजन रेखा को स्टार्ट किया जाता है वह उसका प्रथम स्थान होता है। उसके मध्य का भाग जो है उसका ऑटोमेटिक सेकंड स्थान कहलाता है। जहां पर कोई व्यंजन रेखा खत्म हो जाती है वह उसका तीसरा स्थान होता है। अब हमने बहुत इंटरेस्ट पॉइंट देखा। क्या देखा? कि किसी भी व्यंजन रेखा के 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, और उसके ऐसे ही हम इन पे क्या करते हैं, ये ऐसे ही हम इन पर अब आपकी समझ में आने लगा होगा कि स्वरों को ही ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये आ, ए, ई 3 बिंदु हैं। इनकी आ क्या होगा? फर्स्ट प्लेस का होगा। ए क्या होगा? सेकंड प्लेस का होगा। ई क्या होगी? थर्ड प्लेस की। मैं भी बात कर रहा हूं, आगे और बहुत अच्छी तरह इसको बताएंगे। तो ये नहीं कि कोई भी व्यंजन रेखा चाहे वो उर्दूमुखी क्यों ना हो, ठीक है। हमने यहाँ सारी लिखी लेकिन उर्दूमुखी नहीं लिखी। हम जहां से स्टार्ट हो रही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। किसी भी व्यंजन रेखा के कितने स्थान हो गए? 3। अब इन्हीं व्यंजन रेखाओं के, ये हमने लिखा है यो, क्या लिखा है? यो। इन्हीं व्यंजन रेखाओं के क्या हो जाते हैं? स्थान 3 स्थान होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? देखो, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, ठीक है। क्या होता है? अधोमुखी व्यंजन रेखाओं के स्थान ऊपर से नीचे को, ठीक है। अधोमुखी का क्या था? ऊपर से नीचे को। जैसे हम कॉन्सोनेंट को लिखेंगे वैसे ही तो उनके स्थान निर्धारित होंगे। हमने ऊपर से नीचे को लिखा, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऊपर से नीचे को लिखा, ऊपर से नीचे को लिखा। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से उसका स्थान निर्धारित है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर को ही उनका स्थान निर्धारित है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। चाहे हम रॉ ही लिख लें, यो था ये रॉ भी लिखें तो उसमें भी क्या हो गया? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो ये बहुत ही हमें याद रखना है स्वरों को लगाने के लिए। स्वरों को याद करने के लिए हमने क्या करना है कि किसी भी व्यंजन रेखा के कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस हैं। अब क्या होता है, तथा उसके बाद है, अब इनका जो है 2 साइड देखो, ये क्या है आपकी? ये बाएं हाथ की साइड, ये लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया ऑन, ये ऑन हो गया, ये इन हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे ये भी क्या हो गया? ऑन हो गया, ये इन हो गया। ये भी क्या हो गया? एक तरीके से ऑन हो गया, ये इन हो गया, ठीक है। अब किसी भी कॉन्सोनेंट्स के कितने भाग हमने देखे थे अभी तक? कितने देखे थे? 3 भाग। अब इसके 6 भाग हो जाते हैं।
होंगे तीन ही, लेकिन 6 कैसे हो जाएंगे? एक तो आपके नीचे की साइड हो गया ये, ऐसे ही ऊपर की साइड भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही हमारा बाईं तरफ भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही हमारा देखो इस साइड भी क्या हो जाएगा? बाईं साइड फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही फिर हमारा इसकी बाईं साइड फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही इसके ऑन साइड में भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही इसके इन साइड में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऐसे ही इसके ऑन साइड में फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है, ये क है, ये चौ है, ये टॉ है, ये तौ है, ये नौ है, ये यो है, ये रो है। ठीक है, कितने व्यंजन रेखाएं होगी? ये किसी भी, अब हम जानेंगे किसी भी व्यंजन रेखा को स्वरों के स्थान को निर्धारित करने के लिए किसी भी व्यंजन रेखा के कितने भाग होते हैं, कितने स्थान होते हैं? 3। जहां से वह स्टार्ट होती है वह प्रथम स्थान, जहां से बीच में ऑटोमेटिक दूसरा स्थान, और उसके अंत में उसका, जहां पर वह व्यंजन रेखा खत्म हो जाती है वह उसका अंतिम यानी कि लास्ट, उसको तीसरा स्थान बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे, अभी तक हमने देखा कि व्यंजन रेखाओं को हम कितने भागों में विभाजित कर देते हैं। समतल रेखाओं के स्थान क्या होते हैं? बाएं से दाएं हाथ को गिने जाते हैं। ये बाएं से दाएं हाथ को, जहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी स्थान है उनको ऊपर से नीचे को अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी नीचे से ऊपर को, ये ऊपर से नीचे को, ये नीचे से ऊपर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको जानेंगे। ठीक है, अब हम आज इतना ही पढ़ते हैं कि हमने स्वरों को देखा, स्वर कितने हैं, और हमने देखा व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान। अब उन व्यंजन रेखाओं पर स्वरों को स्थान हमने जब निर्धारित कर रहे थे तो हमने किसी भी व्यंजन रेखा को कितने भागों में निर्धारित कर दिया? 3 भागों में। और उन 3 भागों को 2 तरीके से, एक तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, यानी कि बाएं, ये हाथ, मैं आपको सही सही बताऊं, ये हाथ क्या है मेरा? 2 भागों में। देखो ये मेरी हाथ की क्या है? सीधी साइड है। ये कैसी है? सीधी साइड। ये अब इस हाथ को जो यहां से यहां तक हमारा हैंड है, इसको मैंने 3 भागों में, 3, इसको पहला जहां से मेरी उंगली स्टार्ट हो रहा है ये पहला स्थान, बीच में ऑटोमेटिक दूसरा स्थान, जहां पर हथेली स्टार्ट हो जा रही है वहां पर तीसरा स्थान। ऐसे ये उल्टी साइड है। देखो ये सीधी साइड है हाथ की, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड में भी ठीक क्या हुआ? ये हुआ हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अब उल्टी हाथ है, हाथ के कितने हैं? 2 साइड हैं। ये तो इधर सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है ये। ठीक है, हमने इन 2 साइडों को क्या दिया? 3-3 भागों में डिवाइड कर दिया स्वरों को निर्धारित करने के लिए। और ऐसे हमने हाथ को लिखा समतल व्यंजन के लिए। ये हो गया हाथ का नीचे का हिस्सा, मैंने कोई चीज यहाँ ढकी हुई है, ये हो गया हाथ के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस। ऐसे ही हमने सीधी, जहां हमने दवाई ये हाथ को ऐसे रखा था तो ये भी क्या होगी? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। हमें आसानी से याद रखने के लिए क्या किया हमने? अपने हैंड, ये अब हम सपोज दैट ये हाथ है, ये मेरी दाईं साइड की तरफ होगी, ये बाईं साइड की तरफ होगी। ये हाथ है, ये हो गया इसका ऊपर की तरफ होगी, ये नीचे की तरफ होगी। तो हमने क्या किया? व्यंजन रेखाओं को भी 2 तरीके से, एक तो ऊपर वाली समतल व्यंजनों में क्या है? ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। अधोमुखी में क्या है? बाईं वाली साइड और दाईं वाली साइड, बाईं वाली साइड और दाईं वाली साइड। ऊर्ध्वमुखी में क्या है? अगर स्ट्रेट है तो दाईं और बाईं, अगर हल्का वक्र है यानी कि हमारा पैरेलल लिखा हुआ तो वो भी क्या हो गया? ऊपर की साइड और नीचे की साइड। तो हमने व्यंजन रेखा को एक तो 2 तरीके से डिवाइड कर दिया, क्या? दाईं साइड और बाईं साइड, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। दूसरा क्या किया हमने? किसी भी कॉन्सोनेंट को के क्या 3 स्थान निर्धारित कर दिए। जहां से कोई कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वह प्रथम स्थान, जहां से वह
बीच में ऑटोमेटिक दूसरा स्थान, जहां वह खत्म होता है वहां तीसरा स्थान, दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मिडिल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया इसका बिगिनिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट, लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, जहां पर खत्म हो रहा है क्या है, लास्ट पॉइंट है इसका। ये क्या है, मिडिल पॉइंट, जहां से स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमने देखा व्यंजन रेखाओं को, हम अब व्यंजन रेखाओं पर स्वरों को कैसे निर्धारित करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी से सारी शॉर्ट हैंड अब हमारी, अब जो है अभी तक हमने व्यंजन देखा, अब शॉर्ट हैंड ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते नई नई चीजें आती रहेंगी और उस पर स्वर, कई चीजें उस पर डिपेंड होती रहेंगी। तो हमने आज वोवल्स को देखा, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन व्यंजन रेखाओं पर इन स्वरों को कैसे लगाया जाता है और क्या क्या उनका उच्चारण हमें स्पष्ट सुनाई पड़ता है। तो आप मेहनत से आज फिर से पहले आप क्या करेंगे, व्यंजन रेखाओं का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद आप जानेंगे इस वीडियो को देखकर कि स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने, कौन कौन से दीर्घ स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर क्या होते हैं, फिर व्यंजन रेखाओं पर स्वरों के स्थान और व्यंजन रेखाओं को कितने विभागों में, कितने व्यंजन रेखाओं को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कितने भागों में उनको बांट दिया गया है और उनका कौन कौन सा स्थान है, बायां दायां ऊपर नीचे, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। मैं कल को फिर इसको, कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको दोबारा बताऊंगा कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन रेखाओं पर स्वरों को कैसे रिप्रेजेंट, प्रदर्शित, प्रकट किया जाता है। तो आज आपको पुनः व्यंजन रेखाओं की प्रैक्टिस करनी है और स्वर के बारे में जानना है। धन्यवाद।